हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब 26 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था ये पूछा गया है, यानी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो चलिए, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को पहले संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश का। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 1975 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय राज्य कब बनाया गया था, यानी सम्मिलित किया कब किया गया, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अगर पूर्ण राज्य का दर्जा बोले तो 36वें संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है। तो वर्तमान में जो स्वीकृति क्षमता है वो है दोस्तों 1+33, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जबकि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो 33 + 1 34 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए यही है 34। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की अनुशंसा करने वाली समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। वर्ष 1957 में इनकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची एवं भाग 9 अनुसूची 243 के में जोड़ा गया। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया बलवंत राय मेहता समिति। चलिए 29 नंबर सवाल है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें तो कोई है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर सवाल भूगोल से संबंधित है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है वो है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ के आसपास की जलवायु उन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है जो न सिर्फ पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती है बल्कि उसके पिछले जलवायवीय इतिहास को भी संरक्षित करता है। यह पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी ध्रुव हो गया। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, ओजोन परत बताता है। तो जो ओजोन परत है वो बताता है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर वो ऊपर वायुमंडल की परत। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। पृथ्वी के समताप मंडल के ऊपर अवस्थित ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाभिक ऑक्सीजन के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
32 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? यानी सवाल पूछने कहने का मतलब है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो हम लोग जानते हैं 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहते हैं, यानी 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे करीब आंसर में होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, 8 मिनट। ऐसे 8 मिनट 20 सेकेंड याद रखिए। 33 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। 5 फीट का मतलब हुआ 1676 1.676 मीटर, 1676 मीटर नहीं, 1.676 मीटर, यानी 3 फीट 6 इंच। सॉरी, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है, ये सही आंसर हो गया। 5.5 फीट होती है। इसे बृहत गेज या ब्रॉड गेज भी कहते हैं। भारत में 3 प्रकार की लाइनें हैं, एक बड़ी लाइन, फिर है मीटर गेज जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, फिर है नैनो गेज में होती है आपका 0.610 मीटर। तो याद रखिएगा, बड़ी लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज, 3 तरह की। 34 नंबर सवाल है, लक्षद्वीप टापू स्थित है। तो लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो टापू है वो है दक्षिण पश्चिमी भारत में, केरला के पास में। चलिए, विश्व भूगोल से संबंधित है। 35 नंबर सवाल, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर बहती है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। जबकि लंदन है जो टेम्स नदी किनारे है, रोम है वो टाइबर नदी किनारे है, और जो फ्रैंकफर्ट है वो ओडर नदी किनारे है। चलिए, ध्यान में रखिएगा, आप लोग कलम कॉपी लेकर साथ में बैठा करें, और जो जानकारी ना हो वो ज़रूर लिख लिया करें। 36 नंबर सवाल है, गोबी मरुस्थल है। तो गोबी जो एक मरुस्थल है ये है आपका उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी चीन में। तो उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी चीन में है गोबी, और टकला मकान भी। तो इस सवाल का सही उत्तर ये हो गया। चलिए, 37 नंबर सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो एक हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें ये सब स्पेशल यही सब रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी भूरा और लाल ऐसे याद रखिए, भूरा लाल हो गया आपको स्वेज नहर। तो ये हो गया आंसर। चलिए, लाल सागर के नज़दीक स्वेज नहर पर पोर्ट स्वेज, जबकि भूमध्य सागर के नज़दीक स्वेज नहर पर पोर्ट सईद स्थित है। स्वेज नहर की खुदाई यानी स्वेज नहर का जो निर्माण है जब गांधी जी के जन्म हुआ था उसी वर्ष हुआ था, 1869। और एक है दोस्तों पनामा नहर। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। तो याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सबसे अधिक जो तेल निर्यातक देश है, तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है वो है सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर 4। ओपेक यानी खाड़ी देशों में अवस्थित पेट्रोल के विशाल भंडार के कारण सऊदी अरब तेल निर्यातक देश है। उपरोक्त विकल्प में से सऊदी अरब सर्वाधिक तेल निर्यातक करता है। यह पश्चिमी एशिया की खाड़ी में अवस्थित तेल संसाधनों से समृद्ध राष्ट्र है। यह तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का महत्वपूर्ण सदस्य भी है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन के अनुसार सऊदी अरब। चलिए, अर्थव्यवस्था सवाल है 39 नंबर, भारत के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है?
तो भारत के जो राजस्व का प्रधान स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर होता है। कर लगाने का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए धन एकत्रित करना तथा यथासंभव राष्ट्र विषमता को दूर करना है। चलिए 40 नंबर सवाल है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं, यानी गलत वाला पूछ रहा है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है चतुर्थ, 1966 से 71। चतुर्थ का ये अवधि नहीं है, तो जो गलत है वही आंसर है यहाँ। चलिए, तो तीसरी योजनाओं में व्यवधान के कारण 1966-67 और 67-68 और 68-69 को योजना अवकाश घोषित किया गया। वर्ष 1990-91 और 91-92 में ही घरेलू एवं बाह्य कारणों से योजना अवकाश रहा। वर्तमान में कार्यरत 41 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध हैं। तो वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए, और इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को खोज करने के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, E बराबर mc² का खोज भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। तो सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, अल्बर्ट आइंस्टीन, E बराबर mc²। लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने के लिए। जबकि अगर सवाल आपसे पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन इसका व्याख्या किए थे। 42 नंबर सवाल है, निकोलस कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, जो निकोलस कॉपरनिकस है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। चलिए, दूरबीन के आविष्कार के लिए गैलीलियो जाना जाता है। चलिए, 43 नंबर सवाल है, केमिस्ट्री से संबंधित है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो जो स्टेनलेस स्टील है वो किसका मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब पहले समझिए। भौतिक परिवर्तन यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए तो फिर से उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो गया भौतिक। और जो दूसरी अवस्था में बदल जाए और उसको फिर से पुनः वही रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पानी में चीनी का घोलना। अगर पानी में चीनी को हम घोल देते हैं और फिर अगर खौला देते हैं उसको, तो पानी उड़ जाएगा, फिर से हमें चीनी मिल जाएगा। लेकिन अगर बताइए दूध से दही बन जाएगा, तो फिर से दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया रासायनिक। मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर से उसको नहीं बना सकते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों को काला हो जाना, उसमें भी खराबी आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया, नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया, यानी जो मिल जाए भौतिक और जो ना मिले रासायनिक। 45 नंबर है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, किसके ऊपर से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एल्युमिनियम के ऊपर से। एल्युमिनियम के साथ भाप गुजरने पर Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। अतः धातुओं पर एल्युमिनियम की हल्की सी परत चढ़ाने में से उसकी संरक्षा हो जाती है। तो ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि कौन ऐसा धातु है जो अपने ऊपर खुद का ऑक्साइड जमा लेता है जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है, तो भी आंसर होगा एल्युमिनियम। 46 नंबर सवाल है, जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि से। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। तो जो एक वयस्क हाथी होता है उसका भाग 5000 किलोग्राम होता है। समझ लीजिए, 5000 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी का वजन लगभग 7000 होता है, लेकिन 7000 तो यहाँ करीब ऑप्शन में 5000 ही है, तो 5000 होगा, लेकिन हाथी का औसतन 7000 होता है, समझ लीजिए। 47 नंबर सवाल है,
47 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका हो जाएगा 3। दूध के पाश्चरीकरण करने के 2 मेथड है, वो शॉर्ट टर्म हाई टेम्परेचर मेथड, एगो है लॉन्ग टर्म लो टेम्परेचर मेथड। तो फिलहाल इसका आंसर 3 हो गया। 48 नंबर है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है। तो एम्फीबिया बताता है फेफड़े एवं त्वचा से सांस लेने में सक्षम जीव, जैसे हवेल, मेढक उभयचर प्राणी हैं जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो गया एम्फीबिया मतलब उभयचर, जल स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं या जीवों को। 49 नंबर सवाल है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मलेरिया के कथन में सत्य जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नहीं, जो मलेरिया है मादा एनाफिलीज मच्छर जनित रोग है। इसमें तेज बुखार, उल्टी, सर दर्द होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इसका उपचार के लिए कुनैन, क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन, पेलुड्रन आदि औषधि लेना चाहिए। चलिए आज का 50वां और आखिरी सवाल, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है जहांगीर होमियो भाभा, होमियो जहांगीर भाभा यानी HJ भाभा। नाभिकीय भौतिकी के वैज्ञानिक HJ भाभा में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1944 में मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत की। इनका जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। ये देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। ट्राम्बे जो मुंबई में स्थित है, बार्क इन्हीं के नाम पर संचालित होता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो गया वो हो गया होमी जहांगीर भाभा। आज इतना ही। आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।